बेटा एंजली और फादर पाउल आधी रात को मगरमच्छों का शिकार करने के लिए स्वैम्प में आए हुए थे अपनी छोटी सी बोट पे। एंजली बेशर्मों की तरह सूसू करने लग जाता है तो अचानक ही एक मगरमच्छ बाहर आता है पानी से और उसको शर्म दिलाता है। एंजली डर के अपने बाप पे गिर जाता है। पाउल उसे बोलता है जाके झाड़ियों में कर लो। झाड़ियों में एंजली को अकेले डर लगता है तो वो अपने बाप को बार बार आवाज़ देता है। जल्दी से सूसू करके अपने बाप के पास जाता है तो देखता है उसके बाप को पूरी तरह चीर पाड़ के रख दिया है। एंजली पास पड़ी हुई स्टिक उठा लेता है। पीछे से आवाज़ आती है तो वो पलट के देखता है और यहाँ उस पर कोई अटैक कर देता है। वो उसे उठा के दरख्तों के साथ पटकता है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसकी सारी स्पाइन खींच के बाहर निकाल लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है मार्कस और बॉब पे। बॉब की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी तो वो काफ़ी स्ट्रेस था। स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए वो बोलता है मैं एक स्वैम्प की टूर करूँगा। यहाँ वो आते हैं रेवरेंड ज़ॉम्बी के पास जो लोगों को स्वैम्प की टूर कराता है। वो उन्हें कहता है रात को आ जाना, हम रात को निकलते हैं। स्वैम्प की टूर के लिए जेना और मिस्टी, जिसको मर्सिडीज़ मैकनैप भी बोलते हैं, शपीरो के साथ आई हुई थी जो कि एक डायरेक्टर था। शपीरो उन्हें बोलता है कि आपस में लड़ना बंद करो और पोज करो कैमरा के लिए। यहाँ आता है टूर गाइड शॉन जिसने इनको बोट पे लेके जाना था हॉन्टेड प्लेसेस विज़िट कराने के लिए और वूडू मैजिक दिखाने के लिए। वो सबसे $40 लेता है और उनको बस में बैठने के लिए बोलता है। बस में बॉब मिलता है मैरी बेथ से जिसे देख के वो शर्मा रहा होता है तो मार्कस को यकीन नहीं आता। शाम होती है, बस चलना शुरू करती है तो जिम और शैनन जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं शॉन से पूछते हैं और कितना टाइम लगेगा और कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करेंगे। वो जवाब देता है और हम जगह पे पहुंच जाते हैं। सब लोग बस से उतरते हैं और एक खटारा सी बोट में बैठते हैं जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी। शपीरो मॉडल्स को बोलता है पोज करने के लिए तो वो ऐसा पोज देती हैं कि आंटी शैनन और अंकल जिम का मुंह ही खुल जाता है। पास बोट में बैठा हुआ एक आदमी उनको रोकता है, उनको बहुत आवाज़ देता है। शॉन उस पर ध्यान नहीं देता लेकिन बोट में बैठे हुए सब लोग शॉन को बोलते हैं कि वो आपको बुला रहा है। शॉन सबको बोलता है इस पे ध्यान मत दो, इसका नाम है जैक क्रैकर और इसका दिमाग ख़राब हो चुका है क्योंकि अपना ही सूसू पीता है। बोट स्टार्ट हो जाती है। स्वैम्प की तरफ जा रहे होते हैं ये लोग लेकिन जैक क्रैकर इनको चीख चीख के बोल रहा था कि आज मत जाओ, क्राउली आया हुआ है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं सुन रहे थे। वो बोलते हैं ठीक है भाई, मुझे क्या, मरोगे तुम सारे। बोट तक आवाज़ तो जा नहीं रही थी तो सारे लोग अंदर बैठे हुए जैक क्रैकर को बाय बाय वेव करते हैं और वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। जैक क्रैकर बोलता है मेरा क्या जा रहा है, मरेंगे सारे, और अपना सूसू पीता है। शॉन पहली ही हॉन्टेड साइड तक पहुंच के बोट की लाइट्स ऑफ करता है और सबको बोलता है सामने देखो, तुम्हें भूत नज़र आएंगे सफ़ेद रोशनी की शक्ल में। लेकिन सारे बोलते हैं ये केमिकल रिएक्शन होता है उल्लू के पट्टे, ये कब से भूत होने लगे। लाइट ऑफ का फ़ायदा उठा के जेना ज़ोर ज़ोर से अपना क्राउच खुजा रही थी जिसको मार्कस देख लेता है और इतनी देर में बोट ज़ोर से बजती है नीचे पानी में मौजूद पत्थरों पे और ऊपर से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। मिस्टी 911 को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालती है लेकिन फ़ोन काम नहीं कर रहा होता, सिग्नल नहीं थे। बोट डूबना शुरू कर देती है और यहाँ पर हमें बोट से उतरना होगा, ये तो डूब रही है। शैनन उतरने के लिए नहीं मानती लेकिन शॉन बोलता है हमें उतरना ही होगा। क्रोकोडाइल्स भी पास आ रहे थे। जिम अपना रास्ता बनाता है बोट से उतरने के लिए लेकिन क्रोकोडाइल उसकी टांग पे बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। मैरी बेथ जो कि अब तक बहुत खामोशी से बैठी हुई थी क्रोकोडाइल को गोली मार देती है। उसके पास गन है, ये देख के सारा ग्रुप बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सब उससे पूछते हैं तुम्हारे पास ये गन क्यों है। वो बोलती है क्योंकि ये स्वैम्प ख़तरनाक है और मैं इसकी असलियत जानती हूँ, इसलिए मैं ये गन लेके अपने साथ आई थी और तुम लोगों को भी बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि हनी आइलैंड स्वैम्प हॉन्टेड क्यों है। बेथ सबको बताती है कि उसके फादर पाउल और भाई एंजली काफ़ी दिनों से मिसिंग है जिनको ढूंढने के लिए वो यहाँ पे आई है। मिसिंग का सुन के सब लोग और परेशान हो जाते हैं और जेना रोना शुरू कर देती है। शैनन बोलती है कि बेथ तुम सबको ये स्टोरीज सुना के और डरा रही हो, लेकिन बेथ बोलती है ये स्टोरीज़ नहीं, ये सच्चाई है। ये स्वैम्प बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यहाँ पर विक्टर क्राउली रहता है। यहाँ पे बेथ सबको विक्टर क्राउली की स्टोरी सुनाती है। विक्टर क्राउली एक बच्चा था जो कि बहुत ही डिफॉर्म्ड था।
वो अपने फादर थॉमस क्राउली के साथ इस स्वैम्प में रहता था। बाप और बेटा दोनों स्वैम्प में लोगों से दूर दुनिया से कट के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब भी वो शहर जाते थे तो बच्चे विक्टर क्राउली को देख के उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो बदशक्ल था। बच्चे उसके बुरे बुरे नाम रखते थे और उसको देख के भागते थे। हैलोवीन की रात कुछ बच्चों ने उसके घर आके एक प्रैंक किया जिसमें वो उसके घर पे पटाखे फेंक रहे थे। घर लकड़ी का था जिसकी वजह से घर को आग लग गई उन बच्चों के फेंके हुए पटाखों से। क्राउली घर के अंदर था, वो रोता रहा बाहर आने के लिए लेकिन उसके मुंह से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती थी डिफॉर्मिटी की वजह से। घर को आग लगती जा रही थी और उसके फादर को आने में कुछ देर हो गई थी। क्राउली यहाँ वहाँ भाग रहा था, दरवाजे खिड़कियाँ खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन सब जगह आग लगी हुई थी। उसके फादर के घर तक आने तक बहुत ज़्यादा आग फैल चुकी थी। वो बच्चे वहाँ से भाग गए और क्राउली अंदर ही रह गया। क्राउली की आवाज़ें सुनी उसके फादर ने उसको बचाने के लिए बाहर पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाई। वो दरवाजे के बिल्कुल साथ चिपका हुआ था जिसकी वजह से उसके फादर ने जब कुल्हाड़ी दरवाजे पे मारी तो वो उसके फेस के अंदर दब गई और विक्टर क्राउली की डेथ हो गई। बाप के हाथ से अपना ही बहुत अजीज़ बेटा मर गया जिसकी वजह से उनको बहुत गहरा सदमा लगा था और हैलोवीन तबाह हो गई। बेटे की अपने ही हाथ से मौत हो गई जिस सदमे की वजह से वो 10 साल अफसोस करते रहे और फिर उनकी डेथ हो गई। मैरी बेथ सबको बताती है कि विक्टर क्राउली आज भी अपने बाप को यहाँ पे ढूंढ रहा है, वो एक गोस्ट है। इस कहानी को बेशक 300 साल हो गए हों लेकिन विक्टर क्राउली आज तक यहाँ पे घूम रहा है। 300 साल सुन के मार्कस उसका मजाक उड़ाता है लेकिन वो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और मैं तुम्हें सबूत दे सकती हूँ। और वो सामने देखो, वो विक्टर क्राउली का कॉटेज है जहाँ पे वो रहता था। क्राउली का घर बिल्कुल सामने देख के सबके होश उड़ जाते हैं और मिस्टी रोने लग जाती है। बेथ सबको बताती है कि अगर बाहर जाना है तो रास्ता उसी घर के पीछे की तरफ से है। यहाँ पे सारे डिसाइड करते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा करके आगे चलते हैं। जिम को उठाते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन यहाँ पे आती है एक अजीब सी आवाज़, तो सारे डर जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ शैनन अब जिम को उठाती है और विक्टर के घर की तरफ बढ़ती है और आवाज़ देती है कि क्या कोई है, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है। यहाँ पे निकल के आता है विक्टर क्राउली जिसकी शक्ल देख के सारों की फटके हाथ में आ जाती है। वो जिम को कुल्हाड़ी से मार मार के उसकी गर्दन उतार देता है और सब देख रहे होते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है। जिम का काम ख़त्म करने के बाद वो शैनन को पकड़ता है उसके मुंह से और मुंह खींच के 2 टुकड़ों में कर देता है। सब फुल स्पीड में वहाँ से भाग के निकलते हैं। बेथ की टक्कर होती है बॉब से। अब सारे ग्रुप को यकीन आ गया था कि विक्टर क्राउली कोई गोस्ट की स्टोरी नहीं बल्कि एक हकीकत है और उनके सामने खड़ी हुई है। ऊपर से आवाज़ आती है तो सारा ग्रुप ऊपर देखता है। यहाँ दरख्त के ऊपर बंदरों की तरह चढ़ा हुआ था मार्कस। सब उसको बोलते हैं ऊपर से देख के बताओ कुछ नज़र आ रहा है, बाहर जाने के लिए कुछ नज़र आ रहा है। तो वो देखता है और बोलता है रास्ता लेकिन बहुत दूर है। ग्रुप उसको नीचे आने के लिए बोलता है लेकिन वो बोलता है मैं नहीं आऊँगा। लेकिन ग्रुप बोलता है हम आगे जा रहे हैं, फिर तुम अकेले रह जाओगे। तो ये सुन के वो डर जाता है और नीचे आता है। शेपीरो ग्रुप से अलहदा हो चुका था, वो भाग रहा था और अचानक उसकी टक्कर होती है क्राउली से। क्राउली उसकी गर्दन को मरोड़ता है और 360 घुमा के उसकी गर्दन ही फाड़ देता है। ग्रुप को शेपीरो का बैग मिलता है। जेना और मिस्टी उसे खोल के देखने का सोचती हैं। खोलने पे उसके अंदर एक टॉर्च मिलती है और उसका असली आइडेंटिटी कार्ड जो देख के ग्रुप को पता चलता है कि वो सिर्फ मॉडल्स को अब्यूज़ कर रहा था और वो कोई डायरेक्टर नहीं है। मार्कस बोलता है मैंने तुम सबसे बोला था ना कि मुझे सच बता दो, अभी पता नहीं तुम सबके बारे में और क्या क्या सच हमारे सामने आएगा। मैरी बेथ रोती है और बोलती है कि मैंने एक सच छुपाया है, मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं तो एक फेलियर हूँ। सब बोलते हैं हमारे पास इस बकवास के लिए वक्त नहीं है और वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर उन्हें डेड बॉडीज़ मिलती हैं और मिस्टी का फ़ोन जो गिर गया था रिंग करता है तो मिस्टी उसे उठा लेती है। कॉल अटेंड करने की कोशिश करती है तो पुअर सिग्नल होने की वजह से कॉल नहीं अटेंड हो पाती। सब एक प्लान बनाते हैं।
प्लान था कि क्राउली के घर के अंदर घुसेंगे, वहाँ पर कुछ पेट्रोल है जिसको वो क्राउली के ऊपर डाल के आग लगा देंगे। प्लान के मुताबिक सब लोग क्राउली के घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर इनको पेट्रोल की कैन्स मिल जाती हैं जिनमें से कई खाली थीं। कुछ डेड रैकून्स मिलते हैं और उनके पास पड़ा हुआ था बेथ के भाई एंजली की लाश और उसके फादर की लाश, जिसको देख के बेथ बहुत ज़्यादा रोती है। वो बॉब को बताती है कि ये मेरा बाप और मेरा ही भाई है। वो बड़ी मुश्किलों से अपने आप को ये सब कुछ देखकर संभालती है। बाहर ग्रुप खड़ा हुआ था। ग्रुप जेना को बोलता है हिलना नहीं, लेकिन जेना उनकी बात नहीं सुनती और ग्रुप के पास भाग के आ जाती है। झाड़ियाँ हिल रही होती हैं। सब मार्कस को बोलते हैं चेक करने के लिए। मार्कस डरता डरता चेक करता है तो अंदर होता है एक रैकून और ग्रुप के पीछे से आता है क्राउली, जिसके हाथ में था एक सैंडिंग मशीन। वो सैंडिंग मशीन से जेना के मुंह को सैंड कर देता है और उसकी पूरी नीचे वाली बतीसी टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये देख के सारा ग्रुप भागना शुरू कर देता है, लेकिन शॉन देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिरी हुई है। वो उसे पकड़ने लगता है तो क्राउली एक हाथ मार के उसे नीचे गिराता है और उसकी गर्दन पे बेलचा रखता है और उसको अपने पाँव से दबाता है, जिससे उसकी गर्दन ही अलहदा हो जाती है। जेना अभी भी जिंदा थी, ज़मीन पे रेंग रही थी। क्राउली उसकी बॉडी को उठाता है और उसी बेलचे के ऊपर उसको भी लटका देता है शॉन के साथ। थोड़ी देर रुके ही थे तो क्राउली दोबारा इनके पास पहुंच जाता है। वो इसको मार के दोबारा भागना शुरू करते हैं और कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, हमें वो पेट्रोल चाहिए, हमें इससे आग लगानी होगी। वो लोग प्लान करते हैं, मिस्टी और मार्कस को बाहर खड़ा करते हैं। बॉब और बेथ विक्टर क्राउली के घर के अंदर जाते हैं और वहाँ से पेट्रोल उठाना शुरू करते हैं। मार्कस पलट के देखता है तो मिस्टी अचानक से गायब हो गई थी और उसकी सिर्फ शर्ट रह जाती है। क्राउली मिस्टी का सर फेंक के मारता है बॉब को, जो अंदर पेट्रोल ले रहा था। फिर उसकी अपर बॉडी फेंक के मारता है और अचानक से खुद ही घर के अंदर आ जाता है। बेथ उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसको फ़ौरन जंप करके पकड़ लेती है। बॉब उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और ये लोग उसको आग लगा देते हैं। विक्टर क्राउली को आग लग गई थी। वो थोड़ा इधर उधर हिलता है और ज़मीन पे गिर जाता है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। इनको स्वाम्प से निकलने का रास्ता नज़र आ जाता है तो ये लोग उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो लॉक था। पीछे से विक्टर क्राउली दोबारा इनके पास आ जाता है। वो गुस्से में चीखता है और इनके पीछे दौड़ लगा देता है। ये लोग बंद दरवाजे तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर विक्टर बॉब को पकड़ता है और उसके मुंह पे वॉमिट कर देता है। बॉब को बचाते हैं तो विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है। बेथ क्राउली को अटैक करती है। वो ज़मीन पे गिरता है, लेकिन फिर दोबारा मार्कस को पकड़ लेता है। क्राउली मार्कस को ज़ोर से दबाता है। मार्कस सबको बोलता है भागो यहाँ से, और क्राउली उसके बाजू खींच के उसके ऊपर फेंक के उसको मार देता है। उसकी बॉडी उठाता है, पत्थर के साथ पटकता है और उसको फाड़ देता है। बॉब और बेथ बच जाते हैं। वो बाहर की तरफ भाग चुके हुए थे, लेकिन बॉब को बहुत ज़ोर से उल्टी आती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्लो हो गए थे। यहाँ पर क्राउली बॉब को रॉड फेंकता है जो उसके पाँव में घुस जाती है। बॉब अपनी जगह पे अड़ गया हुआ था, ना आगे हो पा रहा था ना पीछे। बेथ उसको बोलती है इस रॉड को थोड़ा सा फॉरवर्ड पुश करो, मैं तुम्हारे साथ हेल्प कराती हूँ। और क्राउली इस गुस्से में जो सीधा इनकी तरफ आ रहा था उस रॉड के अंदर घुस जाता है, खुब जाता है। ये लोहे की रॉड विक्टर के गले के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलता है जो बॉब के मुंह को सारा रेड कर देता है। बॉब और बेथ फाइनली बोट तक पहुंचते हैं और वहां पर बॉब बेथ को बोलता है फिक्र मत करो, अब हम बच गए हैं। बेथ बॉब को अपना स्वेटर देती है पाँव पे रैप करने के लिए, जो कि पूरी तरह फट चुका हुआ था। बॉब बेथ को फेस पे हैंड रख के तसल्ली दे रहा था और यहाँ पर अचानक ही क्राउली बेथ को पानी के अंदर खींच लेता है। बेथ को बॉब का हाथ नज़र आता है, जिसे पकड़ने के लिए वो ऊपर की तरफ तैरती है, लेकिन क्राउली था जिसने बॉब का पूरा बाजू उतार दिया हुआ था।